हेलो वेलकम बैक गाइस। तो स्वागत है आपका हमारे इस स्टॉक मार्केट फाइनेंस कीवर्ड की सीरीज के एपिसोड नंबर 9 में। आज हम पढ़ने वाले हैं ABCDEFGHI यानी आई से हम वर्ड स्टार्ट करेंगे आज। और आज मैं आपको बताऊंगा आई से स्टार्ट होने वाले 20 मोस्ट पावरफुल वर्ड्स। और बिलीव मी, ये जो 20 वर्ड्स हैं ना आज के, ये ही पूरे एपिसोड पूरी सीरीज का एक तरह से निचोड़ है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वर्ड हमारे आई से यूज़ होते हैं हमारे किसके अंदर, फाइनेंस और स्टॉक मार्केट के अंदर। तो गाइज बी विद मी टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। स्टार्ट करते हैं वीडियो हम लोग वर्ड नंबर 1 से और लास्ट से वीडियो देखें, क्योंकि इसमें जो वर्ड है ना, अगर आपने ये सारे वर्ड सीख लिए ना तो आप ऑलरेडी उन बिगिनर्स से 90% आगे पहुंच जाओगे जिन्होंने भी स्टार्ट ही नहीं किया, फिर जो बिना इसके बस सीखे जा रहे हैं। लाइक हम बेस अपना मजबूत करते जा रहे हैं। हमने 8 एपिसोड हम कर चुके हैं, देखिए लगभग 160 अराउंड वर्ड हम सीख चुके हैं और आज सीखने के बाद आपका 180 प्लस पहुंच जाएगा। राइट, चलिए तो हम शुरू करते हैं एपिसोड 9 के वर्ड नंबर 1 से, जो स्टार्ट होता है हमारा आई से। तो गाइज पहला वर्ड है हमारा IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर। अब हम ऐसा करेंगे कि हम ना इन वर्ड्स को बहुत लंबा एक्सपेंड नहीं करेंगे। राइट, बहुत ही सिंपल है, जो वर्ड बहुत आसान है उन्हें बहुत सिंपल मैं आपको बता दूंगा मैं। ओके, पहला वर्ड हमारा IPO मीन्स इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल मतलब कि स्टार्टिंग। जब पहली बार कोई प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स को पब्लिकली बेचती है, एक तरह से पब्लिकली बेचती है अपने स्टॉक्स को, है, या फिर वो जो कंपनी है जब पहली बार स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होती है, तो उसे हम कहते हैं IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर। राइट, एग्जांपल मेरी एक कंपनी, मैं भी खुद ही उस कंपनी को चला रहा हूँ, मेरे खुद के पैसे लगे उसके अंदर। मान लो आप मेरे दोस्तों, आपके पैसे लगे हुए हैं, मैंने कुछ 4-5 लोगों को इकट्ठा किया, उनके पैसे लगे हुए हैं, लेकिन अब मैं कंपनी बड़ा करना चाहता हूँ अपनी को। राइट, तो मैं क्या करूँगा, मैं बहुत सारे हज़ारों लाखों लोगों को इकट्ठा करूंगा, उनसे पैसे मुझे चाहिए, तभी अपनी कंपनी ग्रो कर पाऊंगा मैं। अब इसके लिए क्या कर सकता हूं मैं, अब मैं इसके लिए मेरे पास 2 तरीके हैं, या तो मैं घर घर जाके सबसे पैसे मांगूं, या मैं अपनी कंपनी वहां लिस्ट करूं जहां पे ऑलरेडी लाखों करोड़ों लोग ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो वो है हमारे स्टॉक एक्सचेंजेस। तो मैं अपनी कंपनी लिस्ट करूंगा स्टॉक एक्सचेंज पे जाके। तो इसे कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब कोई कंपनी पहली बार अपनी कंपनी को, जब कोई प्राइवेट कंपनी पहली बार अपनी कंपनी को लिस्ट करती है स्टॉक एक्सचेंज पे, राइट, अपने स्टॉक्स को पब्लिकली अनाउंस करती है, पब्लिकली बेचती है, तो उसे हम कहते हैं IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर। नंबर 2 है गाइस इंडेक्स। इंडेक्स एक तरह से मार्केट का GPS ट्रैकर है। लाइक इंडेक्स जैसे कि सेंसेक्स, आप सुना होगा बैंक में आपने स्टॉक मार्केट में, सेंसेक्स से निफ्टी इतना ऊपर गया, सेंसेक्स इतना ऊपर गया, फिर निफ्टी इतना ऊपर गया, है ना। तो ये एक तरह से क्या है, ये इंडेक्स है हमारे। इंडेक्स बेसिकली हमें मार्केट का मूड बताते हैं कि मार्केट परफॉर्म कैसा कर रहा है। जैसे कि अगर आपने, जैसे कोई कह रहा है कि इंडेक्स आज 1% ऊपर गया मतलब क्या है कि इंडेक्स प्लस में गया आज, तो इसका मतलब है कि जो मार्केट है अच्छा परफॉर्म कर रहा है, पॉजिटिव है मार्केट। अनलेस कुछ एक्सेप्शनल स्टॉक्स होते हैं जो रेड जोन में जा रहे होते हैं, कि कुछ और रीजन हो सकते हैं उनके। राइट, तो हमारे पास इंडेक्स, हमारे अलग डिफरेंट इंडेक्स हैं, बहुत सारे इंडेक्स इंडिया के अंदर, जैसे सेंसेक्स है, बैंक निफ्टी है, राइट, मिड कैप निफ्टी है, निफ्टी 50 है, राइट, और फिर निफ्टी भी हमारे पास। तो ऐसे बहुत सारे इंडेक्स हैं। अगर हम टॉप 2 की बात करें तो निफ्टी 50 है, जिसके अंदर टॉप 50 कंपनियाँ आती हैं इंडिया की, जो महारत्न, जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ 50, जिनके मार्केट कैप बहुत ज़्यादा है, वो आती है 50 कंपनियाँ निफ्टी 50 के अंदर। दूसरा है सेंसेक्स के अंदर टॉप 30 कंपनीज आती हैं। अब जैसे जैसे ये टॉप 30 टॉप 50 कंपनी परफॉर्म करती है ना, उनका बेस पे उनका एवरेज निकाल के निफ्टी 50 और हमारा सेंसेक्स ये दिखाता है। निफ्टी 50 और सेंसेक्स क्या, ये कुछ नहीं, बस जो टॉप इनके अंदर स्टॉक्स है ना, जस्ट उनका एक एवरेज है। अगर ये निफ्टी 50 ऊपर जा रहा है, मत तो समझो कि आपकी जो कंपनीज है ऊपर जा रही है। अगर बड़ी कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, छोटी कंपनीज ऑब्वियसली अच्छा परफॉर्म करेंगी। ऐसा होता है। कभी आप ट्रैक करना, कभी आप अगर ट्रेडिंग कर तो देखना, कभी आप अगर इंडेक्स ग्रीन में है, राइट, तो ऑलमोस्ट कंपनी सारी ग्रीन ही होती हैं, एक्सेप्शनल केस अलग होते हैं। राइट, अगर इंडेक्स रेड जोन में है, इट मीन्स कंपनी भी रेड जोन में होंगी। ठीक है, तो एक्सेप्शनल केस यहाँ भी अलग होते हैं। तो इन्हें कहते हैं इंडेक्स। इंडेक्स एक तरह से एक स्टॉक्स का पूरा बास्केट है, जिसमें टॉप 30 टॉप 50 कंपनीज हैं। इनमें से टॉप 50 टॉप 30 जो कंपनीज हैं, वो कंपनी बाहर अंदर हो सकती हैं। राइट, ऐसे नहीं कि आज अगर रिलायंस इसके अंदर, रिलायंस हमेशा अंदर रहेगा इसके। वैसे रिलायंस हमेशा अंदर है, क्योंकि रिलायंस तो बहुत बड़ी कंपनी है, बट अगर रिलायंस से बड़ी और कोई कंपनी आ गई तो रिलायंस बाहर, वो अंदर, इस तरीके से भी होता रहता है। नहीं, इंडेक्स से कंपनी बाहर जाती रहती है, उसमें कोई इशू नहीं है। तो इसे कहते हैं हम लोग इंडेक्स। नंबर 3 है गाइस इंट्राडे। इंट्राडे का बहुत आसान मतलब है, अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, राइट, इन्वेस्टमेंट कुछ भी करते हैं आप, अगर आप स्टॉक्स को सेम डे लेकर, सेम डे बाई किया, आपने सेम डे उसको आपने सेल कर दिया, तो उसे इंट्राडे कहते हैं। इसमें कुछ टफ नहीं है, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, बस इंट्राडे मतलब समझो कि अगर आप सेम डे स्टॉक बाई सेल कर रहे हो, तो उस कंडीशन को, उस प्रोसेस को हम कहते हैं इंट्राडे।
नंबर 4 है गाइस इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट भी बहुत आसान है। अगर आप अपने पैसों को, अपने जो मनी है आप उसको किसी स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, मोर देन 1 ईयर 2 ईयर 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल, तो उसे हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट, जहाँ पे आपको एक ROI मिलता रहता है, नॉट शॉर्ट टर्म। आपने 2 महीने 3 महीने के लिए लगाया तो वो आपको इन्वेस्टमेंट नहीं होगा आपका, राइट। अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए पैसा नहीं डाल रखा है तो उसे हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स, प्रॉपर्टी या महारत्न या फिर जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, राइट, ब्लू चिप स्टॉक्स, अगर यहाँ पैसा डालते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट। नंबर 5 है गाइस इंटरेस्ट रेट। यहाँ पे इंटरेस्ट रेट का मतलब सीधा रेपो रेट से है। रेपो रेट क्या होता है, बहुत आसान भाषा में समझो। रेपो रेट एक तरह से जो RBI, जो हमारा मेन बैंक है, राइट, RBI जब बैंक्स को लोन देता है ना, तो जिस इंटरेस्ट पे RBI बैंक्स को लोन दे रहा है उसे हम कहते हैं रेपो रेट। अभी इंडिया में लगभग 6.5 के आसपास चल रहा है, राइट। अब यहाँ पे एक लॉजिक समझो, राइट, एक चेंज समझो। देखो, RBI लोन दे रहा है बैंक्स को रेपो रेट पे, जो इंटरेस्ट बैंक दे रहा है RBI को उसे बोलते हैं रेपो रेट, राइट। अब रेपो रेट अगर ज़्यादा होगा, इट मीन्स बैंक जो लोन लेना RBI से उन्हें ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा RBI को। अब जब बैंक हाई इंटरेस्ट पे लोन उठाएगा RBI से, ओके ठीक है, अब जब आप बैंक के पास जाओगे लोन लेने के लिए, क्योंकि बैंक ने भी तो हाई वैल्यू पे लोन लिया है ना RBI से, तो बैंक भी आपको हाई वैल्यू पे क्या देगा, लोन देगा। अब जब आपको हाई वैल्यू पे लोन मिलेगा, हो सकता है आप लोन ना लो क्योंकि आपको हाई इंटरेस्ट पे करना पड़ा लोन के लिए। अब जब आप इंटरेस्ट नहीं लोगे, आप इंटरेस्ट पे लोन, हाई इंटरेस्ट पे आप लोन नहीं लोगे उनसे, तो हो सकता है कि आप मार्केट में इन्वेस्टमेंट ना करो, आप स्टॉक्स बाई ना करो, या फिर आप इन्वेस्टमेंट ना करोगे, या फिर आपकी परचेजिंग पावर थोड़ी कम हो जाएगी। जब पैसे आप खर्च नहीं करोगे तो इनडायरेक्टली कंपनीज जो प्रोडक्ट बेच उनकी सेल थोड़ी कम हो जाएगी, तो उससे डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है मार्केट पे, डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है हमारे स्टॉक्स पे, कंपनीज पे। इसलिए कभी देखना, जब कभी रेपो रेट के रिजल्ट आते हैं RBI के, तो मार्केट डाउन हो जाता है। अगर जो रेपो रेट है वो कम हुई तो मार्केट पॉजिटिव जाएगा, बैंक के स्टॉक ऑलमोस्ट सारे हाई हो जाते हैं। लेकिन अगर जिस दिन RBI के रिजल्ट आए और रेपो रेट थोड़ी बढ़ा दी गई, यानी कि इंटरेस्ट का रेट जो थोड़ा बढ़ा दिया गया, तो सारे बैंक के स्टॉक धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि बैंक को हाई इंटरेस्ट पे लोन लेना पड़ेगा RBI से। तो वो एक नेगेटिव पॉइंट होता है बैंक्स के लिए, इसलिए रेपो रेट बहुत मैटर करता है। कभी देखना आप, अगर रेपो रेट के जब रिजल्ट आते हैं ना, तो हाई गया तो मार्केट टप डाउन, सारे स्टॉक रेड, बैंक स्पेशली बैंक के, और रेपो रेट अगर लो है तो स्टॉक्स बैंक के रॉकेट बन जाते हैं। तो इसे कहते हैं हम लोग रेपो रेट या फिर इंटरेस्ट रेट। गाइस नंबर 7 है इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट बहुत आसान है, इसको भी बहुत सिंपल भाषा में समझो। इनकम स्टेटमेंट मीन्स जो कंपनी की एक तरह से रिपोर्ट कार्ड। इसमें 3 चीज़ मेन होती है। पहला, रेवेन्यू, कितना उन्होंने रेवेन्यू किया अपने जो प्रोडक्ट को सेल करके। नंबर 2, उनका एक्सपेंस, कि कितना एक्सपेंस किया, कितने खर्चे किए उन्होंने। और लास्ट होता है प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट निकल गया। प्रॉफिट कैसे निकलता है, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, तो होता है वो नेट प्रॉफिट। एग्जाम्पल के जैसे मान लो एक दुकान है, रामू की दुकान है, ठीक है। रामू ने 100 रुपये का सामान बेचा, उसके 80 रुपये खर्च हुए, 100 माइनस 80 निकला 20, तो ये हो गया उसका क्या, नेट प्रॉफिट, ओके। तो ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती है हमारे किसके अंदर, इस इनकम स्टेटमेंट के अंदर। ये जस्ट ऐसे हमारी सैलरी स्लिप आती है कंपनी से, सैलरी स्लिप की तरह ये होता है। सैलरी स्लिप हमारे सिटी से कुछ आती है, उसमें पे तमाम खर्चे कट जाते हैं हमारे, PF कट गया, ये कट गया, वो कैंटीन कट गया, ट्रांसपोर्ट कट गया, सब कटने का जो पैसा बचता है वो हमारा होता है नेट प्रॉफिट, एंड नेट हमारी सैलरी होती है, वो उसे बोलते हैं हम लोग। तो एक तरह से वो इनकम स्टेटमेंट हो गया, राइट, एक इनकम स्टेटमेंट हो गया। ऐसी कंपनी के इनकम स्टेटमेंट होते हैं जिनके अंदर ये टर्म्स दिए होते हैं, ओके। तो ये था इनकम स्टेटमेंट। नंबर 8 है गाइस इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू किसी कंपनी या किसी स्टॉक की एकदम वो रियल वैल्यू होती है, जो उसके फंडामेंटल्स या उसकी जो एसेट्स हैं, जो उसके फ्यूचर प्लान्स हैं, जो उसकी करंट सिचुएशन है, राइट, उसको देख के निकाली जाती है। इसे बोलते हैं हम लोग इंट्रिंसिक वैल्यू, राइट। एक एग्जांपल देता हूँ आपको, बहुत आसान, राइट। जैसे मान लो आप किसी शॉप पे गए, फ़ोन शॉप पे, आपने वहाँ से एक ओल्ड आईफोन मांगा उससे, भाई से, और उसने कहा कि ये जो ओल्ड आईफोन है 25,000 रुपये का है, ओके ठीक है। बट आपने जो आईफोन चेक किया, आपने जो उसकी कंडीशन चेक किया, आपने उसकी पूरा जब कब मैन्युफैक्चर, आपने उसका वो डेट चेक किया, आपने उसका प्रोसेस चेक किया, आपने सब कुछ चेक करने के बाद आप बोलते हो कि नहीं यार, इसकी वैल्यू 20,000 ज़्यादा नहीं है, इसकी वैल्यू मैं इसके लिए 20,000 ही दूंगा। तो आपने क्या किया, आपने उस फ़ोन की सारी कंडीशन चेक की। तो ऐसे ही जब आप, तो ये क्या होगी, ये फ़ोन की इंट्रिंसिक वैल्यू, आपको लगा कि ये फ़ोन की जो है असली वैल्यू है, बट वो आपको बता रहा है कि 25,000 का फ़ोन है, तो 5,000 वो ओवर वैल्यूड है, 5,000 वो ज़्यादा मांग रहा है। तो यानी कि जो उसकी फ़ोन की एक्चुअल वैल्यू है वो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से ज़्यादा है। सेम ऐसे जैसे आपने फ़ोन चेक किया ना, ऐसे ही इन्वेस्टर्स जो होते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं, वो कंपनी का लेखा जोखा पूरा चेक करते हैं।
कंपनी से डिटेल चेक करते हैं, कंपनी में कितना लोन है, उसके एसेट्स कितने हैं, राइट, उसकी करंट सिचुएशन की, उसके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, सब कुछ चेक करने के बाद जो वैल्यू निकालते हैं एवरेज एक स्टॉक की, उसे बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। तो अगर एक स्टॉक उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से हाई वैल्यू मिल रहा है तो वो थोड़ा ओवर वैल्यूड हो गया। जब कभी स्टॉक्स इंट्रिंसिक वैल्यू से थोड़ा कम वैल्यू मिलता है ना, तो उसे बोलते हैं हम लोग कि ये स्टॉक अच्छा है, इसमें इन्वेस्टमेंट करना अच्छा रहता है। इसलिए एक स्मार्ट इन्वेस्टर हमेशा ऐसे स्टॉक देखता है जिन स्टॉक्स की वैल्यू उसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू से थोड़ी कम हो, ताकि स्टॉक सस्ते में मिलें और लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न दे सकें। ओके, तो इसे बोलते हैं हम लोग इंट्रिंसिक वैल्यू। नंबर 9 है गाइस IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ये एकदम सिंपल है, जो आपने इन्वेस्टमेंट की उसके ऊपर आपको ईयरली कितना रिटर्न मिल रहा है, उसे बोलते हैं हम लोग IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न्स। लाइक आपने स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया तो आपको 10% रिटर्न मिला 1 साल का, मान लेते हैं, ठीक, उसे बोलेंगे हम लोग IRR। आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, आपको रिटर्न मिला 1 साल का 12%, तो उसे बोलेंगे हम लोग IRR, यानी कि आपका इंटरनल रिटर्न इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। आपका जो इन्वेस्टमेंट किया आपने उसके ऊपर आपको इंटरनल रिटर्न कितना मिला, उसे बोलते हैं हम लोग इंटरनल रिटर्न IRR। नंबर 10 है गाइस इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड एक तरह से म्यूचुअल फंड ही होता है, बट फर्क इतना है सिर्फ कि जो इंडेक्स आप देखते हो, निफ्टी 50 हो गया, फिर सेंसेक्स हो गया, इन सब के भी एक तरह से इंडेक्स होते हैं, इन सब के भी एक तरह से इंडेक्स फंड होते हैं। जैसे म्यूचुअल फंड से कंपेयर करें अगर हम, तो म्यूचुअल फंड क्या है, जब आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हो तो पैसा कहाँ जाता है, उस पैसे को जो फंड मैनेजर है वो अलग अलग कंपनीज में लगाता है, राइट। एक म्यूचुअल फंड एक बहुत सारी कंपनी का ग्रुप होता है जहाँ आपके पैसे लगते हैं, उसे कहते हैं म्यूचुअल फंड, ठीक है। सेम ऐसे ही इंडेक्स फंड होते हैं। इंडेक्स फंड क्या होता है, इंडेक्स फंड भी एक तरह से म्यूचुअल फंड है, बट इंडेक्स फंड में फ़र्क इतना है कि इंडेक्स फंड हमारे मार्केट में ट्रेड होते हैं, म्यूचुअल फंड मार्केट में ट्रेड नहीं होते, इंडेक्स फंड हमेशा मार्केट में ट्रेड होते हैं, तो इन्हें कहते हैं हम लोग इंडेक्स फंड। यहाँ आप कम वैल्यू में ज़्यादा स्टॉक्स में पैसा लगा सकते हो। मान लो आपने 100 रुपये लगाए तो, और इंडेक्स फंड आपने लिया एक निफ्टी 20, मान लेते हैं कि निफ्टी 50 का जो इंडेक्स फंड है वो निफ्टी 20 के नाम से है। आपने निफ्टी 20 अभी शायद 250 के आसपास चल रहा है, मैं देखा नहीं मैंने। आप जब 250 रुपये इन्वेस्ट करते हो, 250 का आप एक इंडेक्स फंड लेते हो निफ्टी 20 का, आपने 250 इन्वेस्ट किया, बट आपके जो 250 रुपये ना निफ्टी 50 के अंदर आते हैं हमारे स्टॉक्स 50, तो आपके 250 रुपये जो लगे वो लगे आपके 50 स्टॉक्स में। जैसे जैसे निफ्टी 50 परफॉर्म करेगा वैसे वैसे आपका इंडेक्स फंड बढ़ेगा। इसीलिए बोलते हैं कि इंडेक्स फंड, इसको ETF ही बोलते हैं हम लोग, राइट, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ETF इसको बोलते हैं हम लोग। तो ETF इंडेक्स फंड लगभग सेम ही है। ETF में पैसा लगाना सेफ होता है क्योंकि लॉन्ग टर्म में जो इंडेक्स हमारे वो ग्रो ही करेंगे, डाउन नहीं जाएंगे। इन्हें कहते हैं हम लोग ETF। एक म्यूचुअल फंड और ETF में कंपेयर किया जाए तो ETF इज़ वेरी चीप, मतलब ETF थोड़े चीप होते हैं, और इनमें फ़ायदा ये है कि आपको इसमें कोई एग्जिट लोड नहीं देना, आपको कोई एक्सपेंस रेशियो नहीं देना आपको। आप जस्ट मार्केट में जाते हो, आप ETF खरीदते हो, आप इंडेक्स फंड में ट्रेड करते हो या फिर इन्वेस्टमेंट करते हो, और सिंपल आप उसको जब चाहे जब उसको आप कट कर सकते हो, जब चाहे जब उसको आप सेल कर सकते हो। तो ये फ़ायदा होता है हमारा इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने का। नंबर 11 है गाइस इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग ये बहुत ही इलीगल है हमारे भारत के अंदर, अदर देश का पता नहीं, बट लगभग हर देश में इलीगल होता है। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब है, जैसे मान लो कि एक कंपनी है TCS कल अपना रिजल्ट अनाउंस करने वाला है, फिर कोई बड़ी न्यूज़ आने वाली है, TCS किसी और कंपनी के साथ मर्जर करने वाला है, या फिर TCS किसी और कंपनी को खरीदने वाला है, तो एक न्यूज़ होगी जो कल आने वाली है बट अभी आई नहीं है। तो अगर ऐसा कोई इंसान जो कंपनी का एम्प्लॉय, कंपनी का कोई भी इंसान जो कंपनी के अंदर काम कर रहा है, उसे पता है कि ये मंडे को ही न्यूज़ आने वाली है कि हमारा TCS का रिजल्ट बहुत स्ट्रॉन्ग आने वाला है, फिर TCS कुछ अच्छा करने वाला है जिससे उसके स्टॉक की वैल्यू बढ़ सकती है। अगर वो इंसान पहले ही स्टॉक खरीद ले, क्योंकि उसे पता न्यूज़ आने वाली, उसे पता है कि मार्केट में बूम आने वाला, इस स्टॉक में बूम आने वाला है क्योंकि TCS ये करने वाली है, अगर वो इंसान स्टॉक मार्केट में पैसा लगाता है, उस स्टॉक में TCS में पैसा लगाता है, तो उसे कहेंगे इनसाइडर ट्रेडिंग। क्योंकि इसे इनसाइडर ट्रेडिंग क्यों कहा गया, क्योंकि उस इंसान को पहले से पता है कि ये स्टॉक ऊपर जाने वाला है, वो कंपनी का एम्प्लॉय है, तो ये बहुत इलीगल है। अगर हमारे सेबी को पता चलता है कि यार ये इसने इनसाइडर ट्रेडिंग की है, तो बहुत हाई पेनल्टी भी लग सकती है, उसे जेल भी हो सकती है। तो टोटल इस पूरी तरीके से ये हमारे इंडिया भारत में स्टॉक मार्केट में जो इनसाइडर ट्रेडिंग है, ये एक तरह से पूरी बैन है, इसे कोई भी नहीं करेगा तो फिर हाई पेनल्टी और जेल उसको हो सकती है। तो इसे बोलते हैं हम लोग इनसाइडर ट्रेडिंग। जब कोई कंपनी का ही इन्फॉर्मर न्यूज़ आने से पहले स्टॉक में बाई कर ले, बाई या सेल कर दे, तो उसे बोलते हैं हम लोग इनसाइडर ट्रेडिंग। नंबर 12 है इनिशियल मार्जिन। मार्जिन का मतलब है, सिंपल सा मार्जिन समझो, जब एक सबसे अच्छा एग्जांपल इंट्राडे का, जब कोई स्टॉक 100 रुपये का अगर आपको 20 में मिल रहा है ना, तो समझो 20 रुपये आप लगा रहे हो, वो आपका इन्वेस्टमेंट है, बट जो 80 रुपये हैं वो इनिशियल मार्जिन हो गया, वो आपको ब्रोकर दे रहा है। यही होता है इनिशियल मार्जिन, बस कोई रॉकेट साइंस नहीं है।
इंटरडे में होता है कि इंटरडे में आपको स्टॉक की वैल्यू, जो स्टॉक्स होते हैं ना, मान लो स्टॉक 500 रुपये का है, तो आपको इंटरडे 1 डे के लिए आपको स्टॉक 500 का स्टॉक 100 में मिल जाता है। तो इट मीन्स आपको 4x का मार्जिन मिल रहा है, आपको 4 गुना पैसा ब्रोकर दे रहा है। उसे बोलते हैं हम लोग इनिशियल मार्जिन, जब आपको ब्रोकर पैसा देता है। बट यहाँ पे ये बहुत रिस्की होता है, क्योंकि आपका अगर आपने 100 रुपये का स्टॉक 500 का स्टॉक 100 में लिया और आपको 400 ब्रोकर ने दिए, तो स्टॉक अगर थोड़ा सा मूव ऊपर नीचे किया ना तो आपका लॉस हो जाएगा। ऐसा नहीं कि ब्रोकर 400 जो दिए उसका वो लॉस होगा 400, आपके ही 100 रुपये जाएंगे। इससे आपको 100 रुपये खत्म होंगे तो वो अपना पैसा कट के आपकी ट्रेड काट देगा, अपना पैसा ले जाकर निकाल के, राइट। तो ब्रोकर कभी भी अपना लॉस नहीं करता, ये बात हमेशा याद रखना। ओके, तो इनिशियल मार्जिन क्या था गाइस? इनिशियल मार्जिन मीन्स जब आप इंटरडे में ट्रेड करते हो तो आपको जो मार्जिन मिलता है, आपको जो पैसे मिलते हैं ब्रोकर की तरफ से ट्रेड करने के लिए, उससे हम कहते हैं इनिशियल मार्जिन। नंबर 13 है गाइस इलिक्विड स्टॉक्स। एक होता है लिक्विड स्टॉक, एक होता है इलिक्विड स्टॉक्स। इलिक्विड स्टॉक्स वो होते हैं जिनमें कि वॉल्यूम और अप एंड डाउन्स लाइक उनके अंदर बहुत कम होता है, उनके अंदर बाई सेल बहुत कम होता है, उनके अंदर उनका जो OI है, ओपन इंटरेस्ट, वो बहुत कम होता है। जैसे कि कोई स्टॉक है, एक एक्स मान लेते हैं, बहुत छोटी कंपनी है, उसके अंदर बाई सेलिंग बिल्कुल है ही नहीं, वो एक दिन में 0.1 या फिर 0.2 ऐसे परसेंटेज बढ़ता रहता है। इसे बोलते हैं इलिक्विड स्टॉक्स। इसके अंदर लिक्विडिटी बिल्कुल भी नहीं है, राइट। ऐसे स्टॉक्स जो बहुत कम मूव करते हैं या फिर जो हमें साइडवेज रहते हैं, जिनके अंदर मूवमेंट है, जिनके अंदर वॉल्यूम नहीं है बिल्कुल भी, जिनके अंदर सेलर बायर बिल्कुल है ही नहीं, तो उसे बोलते हैं हम लोग इलिक्विड स्टॉक्स। नंबर 14 है गाइस इनकम टैक्स। ये क्योंकि मार्केट की बात करें, हम लोग स्टॉक मार्केट की बात करें तो हम टैक्स यहीं पे बात करेंगे। इसमें इनकम टैक्स का मतलब है जो आप पैसे स्टॉक मार्केट से कमाते हो, जो इनकम आप मार्केट से कमा रहे हो, राइट। तो उस पर जो टैक्स लगता है उसे बोलते हैं हम इनकम टैक्स स्टॉक मार्केट में। ये टैक्स 2 तरह का होता है, पहला लॉन्ग टर्म टैक्स और दूसरा शॉर्ट टर्म टैक्स, राइट। शॉर्ट टर्म गेन मतलब जिसको LTCG बोलते हैं और STCG बोलते हैं, शॉर्ट टर्म गेन टैक्स और लॉन्ग टर्म गेन टैक्स, राइट। तो लॉन्ग टर्म गेन में अगर मान लो जो पैसे आप मोर देन 1 ईयर के बाद जो टैक्स आप इंटरेस्ट पे जो प्रॉफिट कमाते हो मार्केट से ना, उस प्रॉफिट पे लगता है 10% टैक्स, लगभग 10% आसपास, करेक्ट नहीं पता मेरे को। बट अगर आप 1 साल से ज़्यादा आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया है और उस पर जो आपको इंटरेस्ट, आपको रिटर्न मिले, उस पर 10% आप गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। इसमें 1 लाख तक का कुछ एक्सटेम्प्ट होता है, वो थोड़ा सा अलग है। बट लॉन्ग टर्म के लिए आपने अगर प्रॉफिट कमा 1 साल बाद स्टॉक्स को बेचते हो आप, तो 1 साल बाद एक लाख तक आपको 1 लाख तक को टैक्स नहीं है। उसके बाद जो आप प्रॉफिट किया, 2 लाख का टैक्स प्रॉफिट किया मान लेते हैं आपने 1 साल बाद अपने स्टॉक्स पे, तो उस पर आपको 1 लाख पे आपको 10% गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा, 10,000 रुपये आपको टैक्स देना पड़ेगा। ये होता है लॉन्ग टर्म टैक्स। अगर शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म पे टैक्स 15% के आसपास है। अगर आप शॉर्ट टर्म में कोई जैसे 6 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, तो आप अपनी स्टॉक को सेल करते हो, आप प्रॉफिट गेन करते हो, तो उस पर आपको लगभग 15% टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, राइट। तो ये होता है शॉर्ट टर्म टैक्स, इसलिए बोलते हैं इनकम टैक्स मार्केट के सिनेरियो में। नंबर 15 है गाइस इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ये जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, ये बहुत बड़े प्लेयर होते हैं। जैसे FIIs सुना होगा आपने, DIIs सुना होगा आपने। FIIs मतलब कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, यानी कि जो विदेशी कंपनियां होती हैं, विदेशी फंड्स होते हैं, राइट। तो उन्हें कहते हैं हम लोग FIIs। DII का मतलब है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, यानी जो हमारे इंडिया के अंदर ही हैं DIIs, ठीक है, उन्हें बोलते हैं हम लोग DIIs, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं। जैसे बड़े बड़े फंड्स, बड़े बड़े फंड्स हो गए, हैज फंड्स हो गए, बड़ी बड़ी टॉप कंपनियां हो गई, तो ये होते हैं हमारे DIIs। जब ये मार्केट में एंटर करते हैं ना, क्योंकि जो इनके दिन की जो प्रॉफिट्स और लॉस होते हैं वो करोड़ों में होते हैं। अगर मान लो किसी FII, किसी DII ने मार्केट में 5,000 करोड़ लगा दिया, इन्वेस्ट किया, तो मार्केट आप पैसे बाहर निकाले, मार्केट डाउन, तो ऐसे बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो एक स्मार्ट इन्वेस्टर, स्मार्ट ट्रेडर हमेशा FIIs और DIIs के मूवमेंट को कैप्चर करता रहता है कि FIIs ने क्या किया, कितने की सेल की, कितने का प्रॉफिट किया, राइट। तो अब उसके हिसाब से जो ट्रेडर इन्वेस्टर्स हैं वो डिसीजन ले सकते हैं। मान लो आज को मार्केट बंद हो गया आज, तो आप कोई इन्वेस्टर ट्रेडर देखेगा रात को कि भाई कितना आज सेल हुआ है, FIIs ने पैसा बाहर निकाला या डाला, DIIs ने पैसा निकाला या डाला। तो उसकी वजह पे एक इन्वेस्टर या फिर ट्रेडर डिसीजन लेता है कि कल मार्केट का जो मूड है वो क्या हो सकता है। तो इसे बोलते हैं हम लोग इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। नंबर 16 है गाइस इश्यूड कैपिटल। इश्यूड कैपिटल का मतलब है कि एक कंपनी ने अपने कितने शेयर्स पब्लिकली बेच रखे हैं, पब्लिकली सेल कर रखे हैं, पब्लिकली अवेलेबल हैं, उसे बोलते हैं इश्यूड कैपिटल। मान लो मेरी कंपनी X है, राइट, और मेरे पास मेरी कंपनी 10,000 शेयर्स हैं, और मैंने 6,000 शेयर बेच रखे, मतलब 6,000 शेयर मैंने जो इंडेक्स उस पर लिस्ट कर रखे हैं, पब्लिक ने उसमें इन्वेस्ट कर रखा है, तो
तो उसे बोलूँगा मैं इश्यूड कैपिटल, कि मैंने अपना 60% जो शेयर है मैंने वो पब्लिक को इशू कर रखे हैं, उसे बोलूँगा मैं इश्यूड कैपिटल। उन शेयर से मैंने पैसा उठाया मार्केट से, राइट, तो इसे बोलूँगा मैं इश्यूड कैपिटल। नंबर 17 है गाइज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इसका मतलब है ये दिखाता है, हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो दिखाता है कि एक कंपनी कितनी जल्दी अपने लोन के जो इंटरेस्ट हैं उनको वो पे कर सकती है। ये दिखाता है हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। एग्जाम्पल के हमारा TCS कंपनी है, अगर TCS अपना साल का 1000 करोड़ कमा रही है और 1000 करोड़ कमाने पे वो 100 करोड़ इंटरेस्ट दे रही है, तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालने का EBIT यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाई टोटल उसका जो इंटरेस्ट उसने पे किया। अब एग्जांपल 1000 करोड़ कमाया TCS ने और 100 करोड़ उसने दे दिया अपना इंटरेस्ट, तो 1000 डिवाइड बाई 100, तो ये अगर रेशियो 10 है हमारा, राइट, तो 10 एक बहुत अच्छा इंडिकेशन है, ये दिखाता है कि हमारी कंपनी बहुत स्ट्रांग है 10। अगर ये रेशियो हमारा जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अगर हमारा 2 से 4 के बीच में आता है, तो ये दिखाता है हमारी कंपनी बहुत वीक है और ये लॉन्ग टर्म में अच्छा प्रॉफिट नहीं कर सकती, क्योंकि इसकी जो इनकम का जो 50-60% 80% है वो तो इंटरेस्ट पे करने में चला जा रहा है। तो जिसका भी ये इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कम, जितना ज़्यादा होगा ना ये, उतना कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी, उतना कंपनी अच्छा प्रॉफिट करेगी। इसीलिए अब जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं वो देखते हैं वैसा कि किसी कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कितना है, वो कितना पैसा अपने टोटल इनकम से इंटरेस्ट पे करे, कितना पैसा लोन में चुका रही है। जितना ज़्यादा लोन उतना ज़्यादा रिस्क कंपनी के अंदर, राइट। तो इसे बोलते हैं हम लोग इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, यानी कि अर्निंग बिफोर इनकम एंड टैक्स डिवाइड बाई हमारा टोटल जितना उसने दिया इंटरेस्ट लोन के ऊपर, उससे निकलता हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ये नंबर अगर 10 के आसपास, अगर 6 से ऊपर भी तो भी अच्छी बात है, लेकिन अगर 4 से नीचे है तो इट्स अ बैड थिंग फॉर एनी कंपनी, ओके। इट इज़ कॉल्ड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। नंबर 18 है गाइस इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का एक बहुत ही आसान है, ये वो बैंक जो किसी कंपनी को उनके IPO लॉन्च करने से लेकर IPO ख़त्म होने तक हेल्प करते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। एग्जाम्पल, जब जोमेटो का शेयर आया था, तो जोमेटो के शेयर को लॉन्च करने में, IPO लॉन्च करने से लेकर फिनिश प्रोसेस तक 2 बैंक्स ने बहुत हेल्प की थी, जैसे मॉर्गन स्टैनले एक और एक कोटक महिंद्रा कैपिटल, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, वो बैंक जो किसी कंपनी का IPO लॉन्च करने में उसकी हेल्प करते हैं सभी प्रोसेस में, उन्हें कहते हैं हम लोग इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। नंबर 19 है गाइज, नंबर 19 है हमारा इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी बहुत आसान है। इंसॉल्वेंसी का मतलब है कि जब कोई कंपनी अपना लोन चुकाने में असमर्थ हो जाती है, अपना लोन नहीं चुका पाती है, तो उसे बोलते हैं हम लोग, उस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग इंसॉल्वेंसी, यानी कि दिवालिया। ओके, तो गाइज इस एपिसोड का लास्ट वर्ड है हमारा IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये एक तरह से रेगुलेटरी बॉडी है, जैसे हमारे स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करती है SEBI, ऐसे ही जो इंश्योरेंस कंपनी होती हैं उन्हें कंट्रोल करती है हमारी IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये देखती है कि कोई भी इंश्योरेंस कंपनी पब्लिक के साथ, जनरल लोगों के साथ कोई फ्रॉड ना करे, कोई धोखाधड़ी ना करे, तो उनके सभी मूवमेंट को कैप्चर करता है हमारा क्या, IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ओके, तो गाइज ये था हमारा एपिसोड नंबर 9 इस ABCD सीरीज़ का, जिसमें बताया आपको मैंने 20 वर्ड्स जो I से स्टार्ट हुए थे। आई एम श्योर आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा, काफ़ी कुछ नए वर्ड्स थे इसमें, कहीं कहीं जगह पे थोड़ा सा वर्डिंग्स इधर उधर हो गए थे, बट आई नो आपने मैनेज किया होगा बिकॉज यू वांटेड टू लर्न ऑल द वर्ड्स। सो आपने अगर वीडियो आज तक देखा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपने कौन सा वर्ड 20 में से कौन सा वर्ड आपने पहली बार सीखा। अगर आपने कमेंट किया तो मैं समझ जाऊँगा कि आपने वीडियो पूरा देखा है। वीडियो को लाइक कीजिएगा प्लीज़, और हम मिलते हैं अगले वीडियो में एपिसोड नंबर 10 के बाद, ABCDEFGHIJ जैसे मिलेंगे, राइट। ओके, चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हरे कृष्णा।